समाजशास्त्री क्लास में एक बार आपका फिर स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। सामाजिक मानव शास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। आज अपने बात करेंगे सामाजिक मानव शास्त्र की अध्ययन विधियाँ। प्रक्रियात्मक विधि। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में सामाजिक मानव विज्ञान में बहुत अनुसंधान कार्य हुए, लेकिन इन अनुसंधानों की अध्ययन विधियाँ प्राय तुलनात्मक और ऐतिहासिक रही हैं। ऐतिहासिक विधि का एक स्वरूप उद्विकास भी रहा है, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ऐसा लगने लगा कि ऐतिहासिक और तुलनात्मक विधियाँ सामाजिक मानव विज्ञान को समुचित रूप से आगे नहीं बढ़ सकेगी और इसलिए इन विधियों के स्थान पर प्रक्रियात्मक विधि अधिक उपयोगी समझी गई। आज सामाजिक मानव विज्ञान में प्रक्रियात्मक विधि बहुत से प्रयोग में आने लगी है। यह विधि समाजशास्त्र में भी लोकप्रिय हो गई है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री डेविड्स का तो यहाँ तक कहना है कि समाजशास्त्र में आज जो कुछ है उसका 3/4 भाग प्रक्रियात्मकवाद है। प्रक्रियात्मकवाद एक फैशन हो गया है। हमारे देश में सामाजिक मनोविज्ञान में पिछले 3-4 दशकों में जो भी अनुसंधान कार्य हुए हैं उसकी अध्ययन विधि लगभग प्रक्रियात्मक विश्लेषण ही रही है। प्रक्रियात्मकवाद की उपयोगिता और लोकप्रियता के होते हुए भी सामाजिक मानव विज्ञान में एक ऐसा संप्रदाय है जो इस विधि की कटु आलोचना भी करता है। आने वाले समय में सामाजिक मानव विज्ञान में प्रक्रियात्मक विधि का जिस प्रकार से विकास हुआ है, जिसका विस्तार हम अब विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। प्रक्रियात्मकवाद, विश्लेषण, अर्थ और विकास। सामाजिक मानव शास्त्र में प्रक्रियात्मकवाद उपागम का उद्गम ऐतिहासिक और उद्विकास विधियों के विरोध के फलस्वरूप हुआ। इस विधि के अग्रणियों में प्रसिद्ध समाजशास्त्री मेलिनोवस्की, रैडक्लिफ ब्राउन, पार्थ और इवान पिर्चेंट के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सामाजिक मानव वैज्ञानिकों ने तुलनात्मक और ऐतिहासिक विधि की कटु आलोचना की है। इनके अनुसार ऐतिहासिक विधि और न होकर अनुभवक इतिहास है। इस तरह के अनुभव में, इस तरह के अनुमान में अव्यवस्थित और अप्रत्याशित आधार सामग्री का प्रयोग सामाजिक जीवन के विश्लेषण में किया जाता है। सामाजिक कार्य पद का प्रयोग 19वीं शताब्दी में हुआ था। यह शब्द प्रयोग शायद हर्बर्ट स्पेंसर ने पहली बार किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस पद का प्रयोग समाज और मनुष्य के शरीर की उपमा के संदर्भ में किया था। किसके संदर्भ में किया था? मनुष्य के शरीर की उपमा के संदर्भ में किया था। हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि मनुष्य के शरीर या उसकी काया की तरह समाज भी शरीर है। हर्बर्ट स्पेंसर पर डार्विन के विकासवाद का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। जैसे डार्विन ने मानव जीवधारी के विकास क्रम को एक सूत्र में रखा, वैसे ही हर्बर्ट स्पेंसर और उसकी पीढ़ी ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, में संक्षेप रूप में सामाजिक प्रकार्य का उल्लेख किया है। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक प्रकार्य की अवधारणा को तर्कसंगत रूप में नहीं समझा पाए। व्यवस्थित रूप से प्रकार्य की अवधारणा का प्रयोग इमाइल दुर्खियम ने धर्म संबंधी अपनी पुस्तक में
1895 ईस्वी में किया था। इस दृष्टि से देखा जाए तो सामाजिक मानव विज्ञान में प्रक्रियात्मक विधि का प्रवेश समाजशास्त्र से हुआ है। दुर्खिम ने प्रकार्य की परिभाषा देते हुए लिखा है कि किसी भी सामाजिक संस्था का प्रकार्य सामाजिक जीवधारी और उसकी आवश्यकताओं में सादृश्य है। किसमें है? किसी भी सामाजिक संस्था का प्रकार्य सामाजिक जीवधारी और उसकी आवश्यकताओं में सादृश्य है। इमाइल दुर्खिम का कहना है कि समाज एक जीवधारी की तरह है। दुर्खिम क्या कहते हैं? समाज एक जीवधारी की तरह है। इस समाज की आवश्यकताएं होती हैं और इनकी पूर्ति जिन गतिविधियों में होती है, ये गतिविधियां प्रकार्य हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों का अध्ययन किया है। इमाइल दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों का अध्ययन किया है। उनका यह निष्कर्ष था कि धर्म की संस्था समाज में इसलिए काम करती है कि समाज को धर्म की आवश्यकता है। धर्म का यह प्रकार्य जनजातियों में एकीकरण की भावना उत्पन्न करना होता है। इमाइल दुर्खिम के प्रकार्यवाद के इस प्रयोग ने सामाजिक मानव वैज्ञानिकों को प्रभावित किया है। दुर्खिम के प्रकार्यवाद के इस प्रयोग ने सामाजिक मानव वैज्ञानिकों को प्रभावित किया है। उन्होंने प्रकार्यवाद को एक सामाजिक सिद्धांत की तरह स्थापित करने का प्रयास किया है। इमाइल दुर्खिम ने प्रकार्यवाद को एक सामाजिक सिद्धांत की तरह स्थापित करने का प्रयास किया है। इमाइल दुर्खिम का कहना है कि किसी भी समाजशास्त्रीय विश्लेषण में दो तत्वों का होना आवश्यक है। पहला तत्व, किसी भी घटना के घटित होने का कारण। नंबर 1 क्या है? किसी भी घटना के घटित होने का कारण। नंबर 2, उस कारण का निश्चित प्रकार्य। दूसरा क्या है? उस कारण का निश्चित प्रकार्य। उनका यह कहना है कि सामाजिक प्रघटनाओं का अस्तित्व केवल उपयोगी परिणामों के कारण नहीं होता। हमें देखना यह चाहिए कि सामाजिक व्यवस्था और प्रकार्य में सादृश्य है या नहीं है। हार्बर्ट स्पेंसर और इमाइल दुर्खिम का प्रभाव सामाजिक मानव शास्त्र की विधियों पर बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। 20वीं शताब्दी के पहले 3 दशकों में सामाजिक मानव विज्ञान की अध्ययन विधियों में प्रकार्यवाद को लेकर क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। सामाजिक मानव विज्ञान में प्रकार्यवादी विधि का प्रयोग व्यवस्थित रूप से मेलिनोवस्की और रैडक्लिफ ब्राउन ने किया। सामाजिक मानव शास्त्र में सबसे पहले प्रक्रियात्मक विधि का प्रयोग व्यवस्थित रूप से किसने किया? मेलिनोवस्की और रैडक्लिफ ब्राउन ने किया। ये दोनों सामाजिक मानव वैज्ञानिक समाज को समग्रता के रूप में देखते थे। उनका कहना है कि समाज को उसके पृथक अंगों में नहीं देखा जा सकता। समाज इन अंगों से बना है और इसलिए किसी भी समाज के अध्ययन में उसके संपूर्ण भागों में अध्ययन होना आवश्यक है। वैचारिक और अवधारणात्मक दृष्टि से प्रक्रियावाद की यात्रा बहुत लंबी रही है। दुर्खिम के धर्म के समाजशास्त्र ने प्रस्तावित प्रकार्यवाद आज मार्टन द्वारा, प्रसिद्ध समाजशास्त्री कौन है? R.K. मार्टन के द्वारा प्रस्तावित प्रकार्यवाद तक पहुंच गया है। दुर्खिम ने R.K. मार्टन तक की यात्रा वास्तव में बहुत लंबी है। इनमें कई विचारकों का योगदान है। इसके अवधारणात्मक पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए मेलिनोवस्की, रैडक्लिफ ब्राउन तथा समाजशास्त्री पार्सन और मार्टन का संदर्भ देना बहुत आवश्यक है। जब प्रकार्यवाद की या प्रक्रियात्मकवाद की बात आती है तो R.K. मार्टन और पार्सन का समाजशास्त्रियों में प्रमुख नाम आता है। सामाजिक मानव शास्त्र में प्रकार्य शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में होता है। बोलचाल की भाषा में प्रकार्य का अर्थ
प्रकार्य का अर्थ कार्य से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? बोलचाल की भाषा में प्रकार्य का कार्य से लिया जाता है। वास्तव में हिंदी का शब्द प्रकार्य शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द फंक्शन का अनुवाद है। किसका अनुवाद है? फंक्शन का अनुवाद है। अंग्रेजी भाषा में भी फंक्शन शब्द का प्रयोग विधि के अर्थों में होता है। किसके अर्थों में होता है? विधि के अर्थों में होता है। सामान्यतः इसका एक अर्थ उत्साह व त्योहार आदि से लिया जाता है। सामान्यतः इसका एक अर्थ उत्साह और त्योहार से लिया जाता है। फंक्शन का दूसरा अर्थ व्यवसाय से लिया जाता है। ब्लैंट, प्रसिद्ध समाजशास्त्री ब्लैंट ने भारतीय जातियों के उच्च विकास के सिद्धांत को व्यवसाय द्वारा समझाया और ऐसा करने में उन्होंने व्यवसाय शब्द के लिए फंक्शन शब्द का प्रयोग किया था। इस शब्द का तीसरा प्रयोग किसी एक पद या स्थिति में लगे हुए कार्यों के लिए भी होता है। राजनीति विज्ञान में राज्यपाल की गतिविधियों के ब्यूरो के लिए फंक्शन शब्द का प्रयोग किया जाता है। राजनीति विज्ञान में राज्यपाल की गतिविधियों के ब्यूरो के लिए फंक्शन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का चौथा प्रयोग गणित शास्त्र में होता है। लीवेंसो ने गणित में इस शब्द का प्रयोग एक कारक या चर का अन्य कारकों के साथ संबंध बताने के संदर्भ में किया है। इसमें किया है? कारक और चर के संबंधों में इसका प्रयोग किया है। इस शब्द का पांचवा प्रयोग जैव के विज्ञान में है। इस शब्द का पांचवा प्रयोग किसमें है? जैव के विज्ञान में है। यहाँ इसका अर्थ शरीर के एक अंग को अन्य अंगों तथा संपूर्ण शरीर के साथ लिया जाता है। किसके साथ लिया जाता है? शरीर के एक अंग को अन्य अंगों तथा संपूर्ण शरीर के साथ लिया जाता है। पांचवा क्या? जैव के विज्ञान। प्रकार्य की इस अवधारणा में पारस्परिक आदि लक्षण निहित हैं। आज सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र में प्रकार्य शब्द का प्रयोग जैव के विज्ञान और गणित के अर्थों में किया जाता है। आज सामाजिक मानव शास्त्र में समाजशास्त्र में प्रकार्य शब्द का प्रयोग जैव के विज्ञान और गणित के अर्थों में किया जाता है। जब कभी प्रकार्य की अवधारणा का प्रयोग होता है तब उसके पीछे हमारी सामाजिक संरचना या सामाजिक व्यवस्था की मान्यता होती है। किसकी मान्यता होती है? सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था की मान्यता होती है। दूसरे शब्दों में जब कभी हम प्रकार्य शब्द को काम में लाते हैं तो हमारा अर्थ ऐसी गतिविधियों या क्रियाकलापों से होता है जो किसी सामाजिक संरचना या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। बिना सामाजिक व्यवस्था के प्रकार्य की चर्चा नहीं हो सकती। बिना सामाजिक व्यवस्था के प्रकार्य की चर्चा नहीं हो सकती और जहाँ प्रकार्य की चर्चा होती है वहाँ सामाजिक व्यवस्था का संदर्भ अवश्य होता है। आज प्रकार्यवाद के सामान्यतः दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। इसका एक स्वरूप वह है जो सामाजिक मानव विज्ञान में दृष्टिगोचर होता है, जबकि दूसरा जो अधिक विस्तृत और जटिल है समाजशास्त्र में मिलता है। प्रकार्यवाद की विधि को सही ढंग से समझने के लिए हमें इसके सामाजिक, मानव वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दोनों स्वरूपों को देखना होगा। अब अपने बात करते हैं प्रकार्यवाद, सामाजिक मानव विज्ञान संबंधी स्वरूप। सामाजिक मानव विज्ञान की अध्ययन विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का श्रेय दूसरे दशक में मेलिनकोवस्की को जाता है, जिन्होंने संपूर्ण रूप से आदिम समाजों के सामाजिक सांस्कृतिक रूपों को समझा। उन्होंने इस संपूर्ण का अध्ययन विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में किया है। इसी पीढ़ी के लेखकों में या समाजशास्त्रियों में रैडक्लिफ ब्राउन दूसरे सामाजिक वैज्ञानिक हैं। पहले कौन है? मेलिनकोवस्की। दूसरे कौन हैं?
रेडक्लिफ ब्राउन, जिन्होंने प्रकार्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पहलुओं को और अधिक विस्तृत और सुदृढ़ बनाया है। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक जीवन की तुलना जीवधारी के साथ की और इस प्रकार यह स्थापित किया कि सामाजिक जीवन की प्रत्येक संस्था किसी एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। सामाजिक जीवन की प्रत्येक संस्था किसी एक आवश्यकताओं के लिए होती है। रेडक्लिफ ब्राउन के बाद केलुखोन और रेमंड पार्थ ने इस प्रक्रियावादी विधि को अधिक सशक्त और सुदृढ़ बनाया। रेडक्लिफ ब्राउन के बाद कौन थे? केलुखोन और रेमंड पार्थ ने प्रक्रियावादी विधि को अधिक सख्त और सुदृढ़ बनाया। यहाँ हम सामाजिक मानव विज्ञान में प्रक्रियावाद को लेकर मार्टन द्वारा स्पष्ट की गई 3 अवधारणाओं का उल्लेख करेंगे। सामाजिक मानव विज्ञान में प्रक्रियावाद का जो अर्थ लिया जाता है उसे स्पष्ट करने के लिए अभिधारणाएं प्राप्त हैं। धन्यवाद। अगली नेक्स्ट क्लास में अपने मार्टन द्वारा बताई गई 3 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे।